नमस्कार दोस्तों, कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी को मेंटेनेंस का क्या अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि सीआरपीसी की धारा 125 में 125 में न सिर्फ पत्नी को बल्कि माता पिता एवं बच्चों को भी मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम सिर्फ इस बात को डिस्कस करेंगे कि 125 सीआरपीसी 125 सीआरपीसी में पत्नी को मेंटेनेंस का क्या अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, 125 सीआरपीसी में पत्नी जब मेंटेनेंस क्लेम करती है तो उसको दो बातें कोर्ट को बतानी जरूरी है। नंबर 1 कि हस्बैंड हैज रिफ्यूज टू मेंटेन हर। नंबर 2 शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, यानी पति ने उसे भरण पोषण देने के लिए मना कर दिया है और दूसरा, वो खुद अपना भरण पोषण करने के लिए समर्थ नहीं है। जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 125 में मेंटेनेंस की अधिकारी होती है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 125 में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। यदि पत्नी बिना पर्याप्त कारण के अलग रह रही हो या पत्नी एडल्ट्री में रह रही हो या उसने अपनी मर्जी से पति का घर छोड़ा हो या पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हो, तो पत्नी मेंटेनेंस लेने की धारा 125 में अधिकारी नहीं है। लेकिन यदि पत्नी फिजिकल या मेंटल, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना की वजह से पति से अलग रह रही हो या किसी और वाजिब कारण से पति से अलग रह रही हो, तो वो सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारी है। अगर पति मेंटेनेंस से बचने के लिए में ये प्ली लेता है कि उसका बिजनेस लॉस में चल रहा है या पत्नी को भरण पोषण देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो कोई कमाई नहीं कर रहा, तो कोर्ट पति की इस दलील को नहीं मानती, क्योंकि पत्नी को मेंटेन करने का दायित्व पति का है। यदि पति इस कारण से कि उसे पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में कोई एप्लीकेशन फाइल करता है जिसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहा जाता है, तो कोर्ट ऐसी दलीलों को भी खारिज करती है, क्योंकि कोर्ट इस बात को देखती है कि क्या ये एप्लीकेशन सिर्फ मेंटेनेंस से बचने के लिए लगाई गई है
अगर ऐसा है तो वो पति की इन दलीलों को खारिज करती है और पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस बांधती है, क्योंकि कोर्ट प्राइमा फेसाई ये देखती है कि पत्नी किस कारण से अलग रह रही है या डेजर्शन का कोई वाजिब कारण है या नहीं। अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई लगता है कि पत्नी किसी वाजिब कारण से ही अलग रह रही है, तो पत्नी को सीआरपीसी की धारा में सीआरपीसी की धारा 125 में इंटरिम मेंटेनेंस बांधा जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस अगर कोर्ट ने कुछ निर्धारित कर दिया है, बांध दिया है, तो उसे रिकवर कैसे किया जाए। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 125(3) में उसको रिकवर करने का प्रोसीजर दिया गया है। यदि पति कोर्ट द्वारा निर्धारित इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देता तो कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 125 में जो प्रोसीडिंग होती हैं वो समरी प्रोसीडिंग होती हैं। जब हम समरी प्रोसीडिंग कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि विस्तार से गवाही वगैरह नहीं होती। इसमें कोर्ट समराइज्ड वे में प्राइमा फेसाई डॉक्यूमेंट्स को देखकर एडजुडिकेशन करती है। हाल ही में बहुत से मामले ऐसे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कोर्ट ने यह पाया कि या तो जो पत्नी है वो अपनी इनकम छुपा रही है, नाजायज रूप से मेंटेनेंस मांग रही है, या पति मेंटेनेंस से बचने के लिए अपनी इनकम को कंसील कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजेश वर्सेस नेहा केस में सभी जिला अदालतों को यह निर्देश दिया कि जब भी कोई मेंटेनेंस की एप्लीकेशन किसी भी कानून में, जिसमें धारा 125 सीआरपीसी भी इंक्लूडेड है, अगर किसी कोर्ट में फाइल होती है तो कोर्ट दोनों पक्षों को यह आदेश देता है कि दोनों पक्ष यानी पति और पत्नी अपना इनकम एफिडेविट फाइल करें। उस इनकम एफिडेविट के साथ उन्हें अपने बैंक स्टेटमेंट, 3 साल के बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉपर्टी की डिटेल्स सब उस इनकम एफिडेविट के साथ कोर्ट में फाइल करनी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोर्ट दोनों पक्षों की, पति और पत्नी की आर्थिक स्थिति जान पाता है और आर्थिक स्थिति जानने के बाद कोर्ट केस टू केस बेसिस पे ये निर्धारण करता है कि पत्नी को कितना इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चाहिए। यहां ये बताना जरूरी है कि अगर कोई पक्ष, पति या पत्नी, अपने उस इनकम एफिडेविट में कोई गलत जानकारी देता है, झूठा डिक्लेरेशन देता है, तो उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसे कोर्ट के साथ धोखा माना जाता है। गलत जानकारी कोर्ट को देना कोर्ट के साथ एक धोखा है। दोस्तों, कभी कभी ये सवाल पैदा होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस सीआरपीसी की धारा 125 के तहत निर्धारण करते समय
कोर्ट को क्या उस एप्लीकेशन की मेंटेनेबिलिटी को देखना चाहिए या नहीं। हाल ही में एक बहुत चर्चित केस उमर अब्दुल्ला वर्सेस पायल अब्दुल्ला में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी धारा 125 के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो सबसे पहले उसकी मेंटेनेबिलिटी को कोर्ट को देखना चाहिए। जब हम मेंटेनेबिलिटी कहते हैं तो उसके वही दो बेसिक इंग्रेडिएंट कि हस्बैंड ने, पति ने मेंटेनेंस देने के लिए यानी भरण पोषण देने के लिए रिफ्यूज कर दिया और पत्नी अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने को मेंटेन करने के लिए कैपेबल यानी समर्थ नहीं है। इन दोनों तथ्यों को कोर्ट को एप्लीकेशन को एडजुडिकेट करने से पहले देखना अनिवार्य है। कभी कभी ये क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर पत्नी क्वालिफाइड है और जानबूझकर कोई काम नहीं कर रही तो क्या वो सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस की अधिकारी है। दोस्तों, ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल में कोर्ट ने ये कहा है कि अगर पत्नी क्वालिफाइड है और जानबूझकर कोई काम ना कर रही हो कि उसे पति से मेंटेनेंस लेना है तो इस तरह की प्रवृत्ति को डिस्करेज किया जाना चाहिए। इसी तरह की टिप्पणी कोर्ट ने कुमार मीणा वर्सेस मानसी मीणा केस में भी की थी। विजय कुमार वर्सेस हर्षलता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पति पत्नी दोनों ही क्वालिफाइड हैं और लगभग बराबर कमा रहे हैं तो सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी के मेंटेनेंस के क्या अधिकार हैं, पति के क्या अधिकार हैं, किस परिस्थितियों में मेंटेनेंस मिलना चाहिए, इन बातों का मोटे तौर पर आपको जानकारी हो गई होगी। अगर उसके बाद भी आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये सारी जानकारी हमारी लीगल टीम ने आपको उपलब्ध कराई है। धन्यवाद।